नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। शाम के 6 बज गए हैं। न्यूज का प्राइम टाइम शुरू हो चुका है। आप घर बैठकर हो सकता है न्यूज अपडेट ले रहे हो या फिर दफ्तर से निकलने की तैयारी में हो सकते हैं। मौसम के अपडेट पर आई एम श्योर आपकी नजर होगी, क्योंकि किसका घर कब टूटकर बह जाए, कौन गाड़ी में कहां फंस जाए, कहां पर पूरी सड़क धंस जाए, कोई नहीं जानता। तो सवाल इंडिया का टिका है इस बात पर कि आम जनता की जान की मुसीबत की कोई कीमत है इस देश में या नहीं। सवाल इंडिया का यह भी कि जब बात चुनावी जमीन तक आ जाती है तो फिर सवाल जनता की मुसीबतों पर नहीं बल्कि बदजुबानी तक पहुंच जाते हैं। बिहार में पीएम मोदी के मां के अपमान पर आखिर कैसे फंस गया महागठबंधन, आज ये सवाल, ये प्रश्न पूछा जाएगा। सवाल इंडिया में माया नगरी की बात होगी, सुलग रहे उस आंदोलन की भी बात होगी जिस पर आम आदमी से लेकर कोर्ट तक नाराज है। लेकिन क्या रात 9 बजे का जो अल्टीमेटम दिया गया है वो फाइनल सॉल्यूशन है या नहीं, इस पर बात होगी। सवाल इंडिया का देश की उस आधी आबादी से भी जुड़ा हुआ है जहां आज पूछना पड़ रहा है कि क्या हथियार रखेंगी तभी बेटियां सशक्त बनेंगी। और सवाल इंडिया का भगवान के मंदिर तक पहुंचा है, महाकाल के द्वार पर क्या काम है वीआईपी का, बात इसकी भी होगी। तो इसलिए अगले 1 घंटे तक हमारे साथ लगातार प्रोग्राम में आप जुड़े रहिए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 6 दिन पहले बिहार में पीएम मोदी को महागठबंधन के मंच से अपशब्द कहे गए, उनकी मां के लिए अपशब्द कहे गए, इस पर खूब बवाल हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक इस पर खुले तौर पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन सियासत भी हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री इस विषय पर फाइनली बोले तो चुन चुनकर कांग्रेस आरजेडी पर हमला बोला, मां की परिभाषा बताई, छठी मैया का जिक्र किया और माफी मांगने की नसीहत तक दे डाली। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 27 अगस्त को दरभंगा में महागठबंधन के मंच से पीएम और उनकी मां को गाली दी गई। इसके 6 दिन बाद पीएम मोदी ने बिहार की जनता को संबोधित किया। गाली को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बरसे। आधे घंटे में करीब 100 बार मां का जिक्र किया। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मां को दी गई गाली पर बोलते बोलते पीएम मोदी भावुक भी हो गए। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। पीएम के भाषण को पूरे बिहार के सभी लोग सुन रहे थे। इस दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ कई लोग भी भावुक हो गए। पीएम ने भोजपुरी में मां के स्थान की भी परिभाषा बताई। माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला, काहे की आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर परछाई बनके पोस पाल के बड़े करेली, खुद ही दुख सह के दिखावेली संसार। पीएम ने बिना नाम लिए राहुल तेजस्वी पर करारा हमला बोला। राहुल को नामदार बताते हुए जबरदस्त प्रहार किया। ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। बिहार का चुनाव हो और छठ का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पीएम ने गाली पर कांग्रेस को छठी मैया से
माफी मांगने की भी नसीहत दे दी। मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को 7 बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। अपने इस भाषण में पीएम ने बिहार चुनाव के लिए नारा भी सेट कर दिया। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पीएम को गाली के मुद्दे पर संग्राम जारी है। सवाल यही है कि क्या गाली का मुद्दा बिहार का सियासी माहौल बदल देगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि आज मंगलवार का दिन कैसे डबल गिफ्ट लेकर आया है बिहार चुनाव में। महिलाओं पर क्यों दांव चले जा रहे हैं, एनडीए ने क्या ऑफर किया है बिहार की आधी आबादी को, देखिए रिपोर्ट। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं। बिहार का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, जनता को लुभाने के लिए एक के बाद एक बड़े वादे किए जा रहे हैं। सबका फोकस महिलाओं को साधने पर है। इसी कड़ी में आज एनडीए की तरफ से बिहार की महिलाओं को 2 बड़ी सौगात दी गई। एक सौगात बीजेपी तो दूसरी सौगात जेडीयू की तरफ से दी गई। पीएम मोदी ने बिहार जीविका सहकारी संघ का शुभारंभ किया, तो वहीं नीतीश कुमार ने महिलाओं के रोजगार को लेकर बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने जहां संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, तो वहीं नीतीश ने महिलाओं के रोजगार के लिए 20,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनाते हैं। गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती है, जो व्यवसाय करती है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद। चुनावी साल तो तोहफों की बरसात हो रही है। सभी पार्टियों का टारगेट महिला वोटर्स हैं। महिलाओं को साथ लिया मतलब बिहार की आधी जंग जीत ली। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से बिहार की महिलाओं को जो गिफ्ट दिया गया है, उसमें महिलाओं को क्या मिलेगा? कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, जीविका दीदियों के खाते में सीधा पैसा पहुंचेगा, जो पॉइंटर्स इस वक्त आपको हम यहां भी दिखा रहे हैं, और इसके जरिए बिहार में आधी आबादी को लुभाने की कोशिश है। ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। इससे ग्रामीण महिलाओं को इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर जो ऐलान किया, उसके मुताबिक हर परिवार से एक महिला को आर्थिक मदद की जाएगी। पहली बार पहली किस्त में 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में क्रेडिट दिए जाएंगे। आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह के जरिए भी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये पहल की गई है। एनडीए की तरफ से दी गई सौगात पर बिहार की महिलाओं का क्या कहना है? क्या वो इससे इंप्रेस हुई? अपना वोट देने के लिए क्या मन बना रही हैं? सुनिए महिलाओं के रिएक्शंस। जैसे कि हमारे जो 10,000 रुपया का जो लोन की भी बात कर रहे हैं, जो कि हमारी समूह की जो जुड़ी हुई है, उसमें बहुत ऐसी दीदी हैं जो रोजगार कर रही हैं, मगर उनको आमदनी घर में नहीं है। इसी
उसके लिए उनको 10,000 रुपये फिर से दिया जा रहा है। दीदी हमारी रोजगार को अच्छा से चलाएं, उसको मजबूत करें। जितना गरीबी महिलाओं है जिसका घर में रोजगार नहीं है, अगर मान लीजिए कि 500 के दीदी से अगर ज़्यादा ऊपर उठा के लाएंगे और अभी आज के दिन में 10,000 रुपया के अति किए हैं। अब हर घर में 10,000 रुपया मिल रहा है, जिनसे जीविका में ये रहा है ना कि जो दीदी रोजगार नहीं कर रही है उस दीदी को प्रेरित किया जाएगा कि दीदी आपके खाते में गारंटी के रूप में 10,000 रुपया गया है। तो महिला वोटर्स को लुभाने में क्यों होड़ मची रहती है राजनीतिक दलों की, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ट्राइड एंड टेस्टेड कैसे बाकी राज्यों से ये पूरा का पूरा विषय रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स पर नजर डालनी होगी। महिला वोटर्स से जुड़ा हुआ जो नंबर है, देखिए कुल मिलाकर महिला वोटर्स की संख्या कितनी है। सबसे पहले आप ये देखिए 3,72,00,000 बिहार में महिला वोट्स हैं। अब इसमें अगर आप लोकसभा चुनाव में देखिए प्रतिशत, 2024 में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले, 59% 59%, जबकि पुरुषों ने 54% ही वोट डाले। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज इस नंबर पर काफी फोकस कर रही हैं। लोकसभा से आगे बढ़कर अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ भी चले जाएं तो महिला वोटर्स ने 59% वोट डाले, जबकि पुरुषों ने देखिए नंबर यहां पर भी कम है, 53% वोट डाले। तो लोकसभा और विधानसभा की ये एक तुलना हमने आपके सामने रखी, और यही वजह है कि राजनीतिक दल आधी आबादी को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देश में पिछले कुछ सालों में जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां भी सियासी पार्टियों ने यह फॉर्मूला अपनाया है। जिस पार्टी ने महिलाओं के लिए जितनी ज्यादा घोषणाएं की, उस पार्टी को चुनाव में उतना फायदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये आप नजर डालिए मध्य प्रदेश पर। सबसे पहले कैसे मध्य प्रदेश अपने आप में एक प्रयोगशाला महिला वोटर्स के मामले में बनकर उभरी। इसमें आपको लाडली बहन योजना को देखना होगा, जिसे बीजेपी ने भरपूर फायदा बीजेपी को इसका मिला है। लाडली बहन योजना का ऐलान किया गया और उसके बाद देखिए महिलाओं को हर महीने इस आधार पर 1250 रुपए दिए जाते रहे। चुनाव से पहले इस योजना का ऐलान किया था 2018 में, जहां बीजेपी का वोट 41% था, तो वहीं 2023 में यह बढ़कर 41 से 48% हो गया, उससे ज्यादा हो गया। झारखंड में भी देखिए इसका इंपैक्ट। हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसके जरिए महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाते हैं। इससे जेएमएम को बहुत फायदा हुआ। गठबंधन का वोट 7% तक बढ़ गया। अब महाराष्ट्र पर आइए। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एनडीए ने वहां पर लाड़की बहन योजना का ऐलान किया, जिसके जरिए महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाते थे, और इससे महाराष्ट्र में एनडीए का वोट 5% से ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में बीजेपी महिला समृद्धि योजना लेकर आई और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया गया। इससे बीजेपी का वोट शेयर 7% तक बढ़ गया और दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी बनी। कर्नाटक में कांग्रेस ने गृहलक्ष्मी योजना का ऐलान किया तो सत्ता मिली। सिद्धरामैया सरकार परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए हर महीने देती है और साथ ही सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी देती है। इस वादे ने न सिर्फ कांग्रेस को सत्ता दिलाई, बल्कि कांग्रेस का वोट भी करीब 5% तक बढ़ गया। अब बंगाल का रुख करिए, बात ममता बनर्जी की। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए, तो वहीं SC/ST महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने वहां की सरकार देती है। और इस योजना के ऐलान से टीएमसी को काफी फायदा हुआ और पार्टी का वोट शेयर 3% तक बढ़ गया। तो यहां से आप समझिए, पार्टी कोई हो, राज्य कोई भी हो, लेकिन आधी आबादी को लुभाने में अब कोई पीछे नहीं है, और उसकी एक झलक अब बिहार में भी दिखाई दे रही है। बिहार की राजनीति में इस बीच एक और सवाल खूब पूछा जा रहा है, और वो सवाल यह है कि बार बार किनारे किए जाने के बावजूद पप्पू यादव आखिर मानते क्यों नहीं है। पप्पू यादव को 3 हफ्ते के भीतर एक बार फिर राहुल के काफिले में चल रही गाड़ी से उतरने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कमी नहीं होने दे रहे। पटना में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का समापन समारोह चल रहा था। मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य से लेकर मुकेश सहनी तक मौजूद थे। लेकिन पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मंच के नीचे साउंड सिस्टम के नजदीक कुर्सी पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। सवाल उठता है कि पप्पू यादव मंच पर क्यों नहीं थे। सवाल का जवाब इन तस्वीरों के जरिए समझिए। सादर आमंत्रित करता हूं। पप्पू यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो वैन की सीट पर बैठने को लेकर बहस करते दिख रहे हैं।
इस दौरान हुई तीखी बहस के बाद पप्पू वैन से उतरते हुए दिख रहे हैं। ये वैन राहुल गांधी की वैन के ठीक पीछे चल रही थी और इसमें महागठबंधन के कई नेता सवार थे। कहा जा रहा है कि पप्पू यादव इस वैन में गांधी मैदान के पास ही सवार हुए थे। वो वैन में जिस सीट पर बैठे थे, सुरक्षा कारणों से उन्हें वहां बैठने से मना किया जा रहा था। वॉलंटियर पप्पू को उसी वैन में दूसरी सीट पर शिफ्ट होने का आग्रह कर रहे थे। पप्पू यादव इसी बात से नाराज हो गए और वैन से उतर गए। पप्पू यादव की इससे पहले भी अनदेखी हुई है। आप दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। 1 सितंबर को पप्पू को राहुल गांधी के पीछे चल रही वैन की सीट से हटाया गया। इसके पहले 9 जुलाई को पप्पू यादव को राहुल गांधी की गाड़ी में सवार होने से रोका गया। पप्पू यादव बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी की गाड़ी पर बैठना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें धक्का दे दिया। मंच नहीं देते हैं, सीट नहीं देते हैं, राहुल गांधी की गाड़ी पर बैठने से मना कर देते हैं। लेकिन पप्पू तो पप्पू हैं कि मानते नहीं। तो पप्पू यादव को बार बार अनदेखी झेलनी पड़ रही है, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी है। पप्पू यादव के बयान सुन लीजिए, आपको इससे अंदाजा मिल जाएगा। जब तक राहुल गांधी हैं तब तक संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, जनतंत्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। आज पूरा का पूरा बिहार, पूरा देश का इंडिया गठबंधन का नेता और पूरे देश के युवा राहुल गांधी को एक विश्वास और उम्मीद और सपनों के साथ देख रहे हैं। और बिहार के युवा और गरीब कंप्लीट रूप से आज राहुल गांधी जी के विचारों के साथ खड़े हैं। हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पप्पू यादव के प्रयास में कोई कमी नहीं है, फिर भी पप्पू यादव के लिए जगह नहीं है? तो इस पर आपके सामने कुछ और जानकारी रखते हैं। देखिए, शुरुआत पूर्णिया में लोकसभा चुनाव से हुई, जब पप्पू यादव ने चुनाव से पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, लेकिन वहां की सीट कांग्रेस को मिली ही नहीं और पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं दिया गया। बावजूद इसके पप्पू यादव जीते और उन्होंने बिहार में राहुल को गठबंधन का नेता बताया। यहां तक कि पप्पू यादव ने तेजस्वी को भी जननायक तक कहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर राजनीतिक बयानों की बमबारी शुरू हो गई है। आज एनडीए के नेताओं ने कहा कि राहुल के सारे बम खोखले साबित होते जा रहे हैं। राहुल के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने भी इसके बाद राहुल पर बयानों की बमबारी शुरू कर दी। ये झूठ बोलने के सिवा और कोई काम नहीं किए हैं। आज तक तो एटम बम का नाम सुना था। ये जब एटम बम बोलते हैं तो छुरछुरियों नहीं रहता, वो मिर्चैया फुलझड़ी जो देखते हैं वो नहीं बन पाता। अब ये नया हाइड्रोजन बम दुनिया तो नहीं देखा है, ये देखे होंगे। ये हाइड्रोजन बम झूठ का कैसा होगा? ये झूठ की खेती करते हैं, झूठ के सिवाय इनके पास कुछ नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम पर और उसके पहले एटम बम पर क्या बोला था। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जवाब तो राहुल गांधी को दे रहे हैं, लेकिन उनके दायरे में तेजस्वी भी आ गए। ये अप्पू और पप्पू दोनों सोने का चम्मच लेकर अनुकंपा की राजनीति करता है
जो अपना नाम का चोरी करता है, जो बिहार को बर्बाद करने के लिए, बिहार को बदनाम करने के लिए, बिहार को जो गाली देता है उसका सम्मान करता है। भारत के लोकतंत्र में दोनों अप्पू और पप्पू नौटंकी करके डाका डालना चाहता है लोकतंत्र में। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में मनोज जरांगे के मराठा आंदोलन को लेकर सवाल कई हैं। हालांकि एक बड़ी जीत जरूर उन्हें मिली, क्योंकि राज्य सरकार ने उनकी प्रमुख मांग मान ली है कि वो हैदराबाद गैजेटियर लागू करेगी, यानी अब मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र और आरक्षण मिल पाएगा। इसके अलावा आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे वापस होंगे, जो आंदोलनकारी मारे गए हैं उनके परिजनों को मदद और सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन इसके पहले 5 दिन तक मुंबई मराठा आरक्षण के आंदोलन में पिसती रही। आंदोलन ने इस मामले में सख्त रुख दिखाया और कहा कि प्रदर्शनकारियों को हटाया जाएगा। तो आंदोलन के दौरान दर्ज मामले जो है वो वापस लिए जाएंगे, आदेश आने पर 9 बजे तक चले जाएंगे। ये बात जरांगे कह रहे हैं कि 9 बजे तक प्रदर्शन स्थल खाली कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर कम से कम जो अब तक आंदोलन और टकराव की स्थिति बनी हुई थी, तो सरकार ने जो प्रमुख मांग थी वो मान लिया, जहां पर मराठा समुदाय को कुणबी का दर्जा देने की पहल होगी। हालांकि अब इसकी जो लीगल टेक्निकलिटीज हैं, जो पेपर वर्क है, वो क्या कैसे आगे बढ़ेगा ये देखना होगा। लेकिन हैदराबाद गजट लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। अनशन खत्म हो गया है, ये बड़ी बात है। आप देखिए, आम आदमी से लेकर कोर्ट तक ने इस बात पर नाराजगी जाहिर कर दी थी और फिर इस मामले की सुनवाई आगे होनी थी। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट जो महाराष्ट्र से आ रहा है, जहां पर सरकार ने मांग मान ली है, प्रमुख मांग जो है, और रात 9 बजे तक ये कहा गया है जरांगे की तरफ से कि प्रदर्शन स्थल को वो पूरी तरह से खाली कर देंगे। तो मराठा समुदाय को कुणबी का दर्जा देने की ये पहल। लेकिन देखिए, इस बीच छठा दिन था जब ये आंदोलन छठे दिन में दाखिल हो चुका था और इस दौरान मुंबई जिन कष्टों से गुजर रही थी वो लगातार हेडलाइंस बन रही थी। एक तरफ बारिश का मौसम, दूसरी तरफ प्रदर्शन की स्थिति और आरक्षण की इस मांग को लेकर जो स्टेट का आपको बता दें कि जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उन पर जबरदस्त प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे और इन सबके बीच क्या होना है, कैसे सहमति बनेगी, इसे लेकर सवाल थे। लेकिन आखिरकार जो 5 दिन से एक डेडलॉक चला आ रहा था उस पर एक सहमति बनी है। हैदराबाद गजट लागू करने के आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं और इस बीच आमरण अनशन जो मनोज जरांगे का चल रहा था, छठे दिन के लिए छठे दिन में दाखिल हो चुका था, वो उन्होंने खत्म कर दिया और प्रदर्शन स्थल भी पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा रात 9 बजे तक। इस बात की जानकारी मिल रही है, मनोज जरांगे की तरफ से ये कहा गया है। अब मराठा समुदाय को कुणबी का दर्जा कैसे दिया जाएगा, क्योंकि ओबीसी स्टेटस को लेकर ये पूरी की पूरी जंग और आंदोलन चल रहा था। तो अब इस पर आगे और पिक्चर कैसे क्लियर होगी, इस पर हम कोशिश कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स के साथ भी बात करेंगे। स्टेट लीडरशिप से भी बात करने की हमारी कोशिश है और कुछ ही पलों में हमारे साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी जुड़ेंगे। तो जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम इस पर भी अपडेट लेंगे कि सरकार का ओवरऑल क्या प्लान है कि कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि देखिए, आरक्षण की इस मांग को लेकर जो बीते 5 दिन जो सूरत हाल दिखाई दिया है महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पर, और प्रदर्शन में को जो समर्थन मिला है, उन सबके बीच सवाल कई हैं। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसमें किस तरह के चैलेंजेस होंगे, तो ये इस समय के प्रश्न हैं। हालांकि जो प्राथमिक रूप से जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, आंदोलन के दौरान दर्ज मामले भी सरकार वापस लेगी। और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जुड़ गए हैं। शिंदे साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। एक बड़ी खबर सर इस वक्त हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सबकी निगाहें लगातार महाराष्ट्र पर बनी हुई थी कि क्या होगा, कैसे ये डेडलॉक, ये टकराव की स्थिति टूटेगी। आखिरकार ये एक सहमति जरूर बन गई है। सबसे पहले सर आपसे ही जानना चाहेंगे ऑफिशियली क्या तय हुआ है सरकार और मनोज जरांगे आंदोलनकारियों के बीच। सबसे पहले मैं मनोज जरांगे पाटिल इनका अभिनंदन करता हूं। उनके सभी मराठा समाज के आंदोलक बहनें और भाइयों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने आज अपना आंदोलन
वापस लिया है और यहाँ पर जो उनकी मांगे थी वो हैदराबाद गैजेट को लागू करना, ये भी हमारी महायुति सरकार ने मंजूर किया है, उसका जीआर भी निकाला गया है। और उसी के साथ उनके जो हैदराबाद गैजेट लागू करने के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन किया है और उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी होंगे और ये वेरीफाई करेंगे और ये सर्टिफिकेट जो है वो देने का काम करेंगे। और उसी के साथ सातारा गैजेट को अभी निर्णय हुआ है, उसके लिए 1 महीने का समय लगेगा और उसको भी सरकार ने सकारात्मक लिया है। और जो भी और भी मांगे जो थी उनके ऊपर जो केसेस है उसको पीछे लेना, जो लोग आंदोलन में जिनकी मौत हुई है, मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा देना। मैं जब मुख्यमंत्री था तब कई लोगों को मुआवजा दिया है, 10 लाख रुपए और नौकरी दी हुई है। अभी हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हैं, उनके मार्गदर्शन में आगे की भी कार्रवाई हो जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी जो उप समिति जो है जो गठित की गई थी इस मसले को सुलझाने के लिए, वो राधा कृष्ण विखे पाटिल और सभी हमारे जो मंत्रीगण हैं उनका भी अभिनंदन मैं करता हूँ। और ये जो सब बातें हैं जो मनोज जरांगे पाटिल जी ने मराठा समाज के लिए जो अनशन किया था, आंदोलन किया था, आज उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया है। वह सरकार हमेशा इस मराठा समाज को लेकर सकारात्मक रही है और अन्य किसी समाज का नुकसान नहीं करते हुए ये मराठा समाज को जब मैं चीफ मिनिस्टर था तब जी सर, जो आंदोलन चल रहा था उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि मराठा समुदाय को कुनबी का दर्जा दिया जाए, उसमें शामिल किया जाए। और ये एक ऐसी कानूनी पेचीदगी है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी, इस पर लोगों के मन में काफी प्रश्न है। तो ये कैसे तय होगा, ये स्टेटस कैसे दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा, क्या महत्वपूर्ण फैक्टर्स होंगे? अब तो जीआर जो निकला है उनकी मांग ये भी थी हैदराबाद गैजेट को लागू करे। हैदराबाद गैजेट को लागू करते समय यहाँ पर जो भी जो गांव है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको एफिडेविट देना है, उनके कोई रिलेशन में जो है उनको कुनबी प्रमाण पत्र उनके पास हो तो उनके आधार पर उनको कुनबी मैं हूँ करके एफिडेविट देना पड़ेगा। और उसके बाद एक होम इंक्वायरी, गृह चौकसी कहते हैं उसको, वो हो जाएगी और गांव के लोग उससे सर्टिफाई करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर उनको कुनबी सर्टिफिकेट मिल सकता है और मिलेगा, ऐसा तय हुआ है। क्योंकि ये जो निर्णय हमने लिया है, पिछले बार भी 58 लाख लोगों को कुनबी दर्ज किया था, कुनबी उनकी रजिस्टर किया था, उसमें 10,35,000 लोगों को कुनबी सर्टिफिकेट इशू भी किए थे जब मैं मुख्यमंत्री था। और अभी तक के कार्यकाल में कभी भी कुनबी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुए थे, लेकिन पिछले 2.5 साल से 58 लाख लोगों की नोंद हुई है और 10,35,000 लोगों को कुनबी सर्टिफिकेट इशू भी किया है। और इसलिए जो उसमें और सुलभता आ जाए, जो रूल्स 2012 है उसमें हमने और सुलभता लाने के लिए ये हैदराबाद गैजेट को लागू करने का निर्णय लिया है। और हैदराबाद गैजेट में भी जो भी लोग एफिडेविट देंगे कि मैं कुनबी हूँ और उनके दादा परदादा जो भी गांव के कोई भी व्यक्ति रिलेशन में कोई भी व्यक्ति है उसके पास कुनबी प्रमाण पत्र हो
तो निश्चित रूप से उसके आधार पर उसकी जांच होकर उसको सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, तो उसको उसका फायदा लाभ मिल सकता है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी पर्सनली मनोज जरांगे से कम्युनिकेशन हुई, उनसे बात हुई, और क्या ये कंफर्म माना जा रहा है, सरकार ये मान रही है कि रात 9 बजे तक प्रदर्शन स्थल पूरी तरह से खाली हो जाएगा और आंदोलन कंप्लीटली खत्म हो गया है? ये कंफर्मेशन आपके पास आ गया है सर? हाँ बिल्कुल, हमारे उप समिति के लोग वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने हमारा जीआर उनको सुपुर्द किया है और जीआर उन्होंने खुद पढ़ा है और उसके बाद उन्होंने नींबू शरबत लेकर ये आंदोलन को ख़त्म किया है। और निश्चित रूप से 5 दिन का उन्होंने आंदोलन किया था। मनोज जरांगे पाटिल ये पिछले समय भी जब आंदोलन किया था तब हमारी सरकार ने 10% उनको मराठा रिजर्वेशन दिया था SC/BC में से, और 58 लाख लोगों को कुनबी है करके उनके दस्तावेज मिले थे और 10,35,000 लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र इश्यू किए थे। जस्टिस शिंदे कमेटी अभी भी काम कर रही है और जस्टिस शिंदे कमेटी के वजह से ये काम हुआ है और इससे काफी लोगों को फायदा हुआ है। ओके सर, इन सब के बीच जब ये आंदोलन चल रहा था, पूरे देश की निगाहें लगातार टिकी हुई थी कि आखिर इस आंदोलन को कैसे खत्म कराया जाएगा और आरक्षण को लेकर सरकार का डिसीजन क्या होगा, जिस पर काफी हद तक पिक्चर आज क्लियर भी हो गई है। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में प्रश्न चिन्ह महायुति को लेकर भी उठ रहे थे और ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? चालू आहे तिकडे, त्यांचं पण चालू आहे. नहीं देखिए, त्यांचा आवाज येत नाही, उनका आवाज नहीं आया। जी सर, सुन पा रहे हैं? तू काहीतरी केलंय ते। सरकार के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है सर? नहीं, अभी आवाज कट हुई थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए तो इतना बड़ा फैसला जो लिया है हम मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी, मैं, अजीत दादा पवार, हम तीनों ने यहाँ पर चर्चा की है और चर्चा करने के बाद हमारी जो उप समिति है विखे पाटिल की, उनके जो मेंबर्स हैं उनको ये जो निर्णय हमने लिया है, हैदराबाद गैजेट हो, सातारा गैजेट हो, उनके ऊपर आंदोलन के केसेस हो, उनको मुआवजा हो, कई जो भी मांगे थी उस पर हम तीनों ने मिलकर बैठकर चर्चा की हुई है। और ये सरकार हमेशा ये आम आदमी जो लोग हैं, सर्वसामान्य लोग हैं, उनके लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह पॉजिटिव और प्रैक्टिकल है। ठीक, थैंक यू सो मच सर, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ डिटेल में इस बातचीत को शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने तफसील से ये बताया कि किस तरह से आंदोलन को अंत किया गया है और मनोज जरांगे से जब बात हुई तो उनको वहां पर जूस पिलाकर ये आंदोलन खत्म किया गया। बड़ी मांग जो थी, सबसे प्रमुख मांग कि शामिल किया जाए, मराठा को कुनबी का दर्जा दिया जाए, उसे लेकर काफी हद तक उन्होंने यहाँ पर पिक्चर क्लियर की और बताया कि कैसे सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, किस आधार पर इसे कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन इस मांग को आज 6ठा दिन हो गया था, कोर्ट तक ने इस पर नाराजगी जताई थी और लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि सरकार कैसे इस आंदोलन को खत्म करेगी और एक आम सहमति से एक रास्ता निकाला जाएगा। तो लिहाजा इस मामले पर यह बड़ी खबर सामने आ गई है। हैदराबाद गजट लागू करने की जो अहम मांग थी, सरकार ने उसे मान लिया है। रात 9 बजे तक प्रदर्शन स्थल को खाली कर दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, अब रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर सेमीकंडक्टर चिप को लेकर पीएम मोदी ने कई बड़ी जानकारी दी। पीएम ने इस मौके पर क्या कहा, सबसे पहले आपको यह सुनाते हैं। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। Of course, our journey began late, but nothing can stop us now.
और सेमीकंडक्टर्स को लेकर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में जिक्र किया था और जो बड़ी बात आज भी की उसमें यह कहा कि 21वीं सदी में दुनिया की शक्ति छोटे से चिप में समाहित हो गई है। चिप आज की दुनिया का डिजिटल डायमंड है। पीएम ने कहा कि भारत अब सिर्फ डिजाइन हब नहीं रहेगा बल्कि हम सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएम ने बताया कि 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसमें 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है। तो ये इस पूरे विषय को लेकर देखिए सेमीकंडक्टर चिप को लेकर क्यों इतनी होड़ मची है और भारत क्यों इस पर इतना जोर दे रहा है। दरअसल अभी दूसरे देशों में हम चिप की आपूर्ति करते हैं और अगर ये रुक गया तो सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी जिसमें इकोनॉमी और सुरक्षा को खतरा है। चिप बनाने से दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म होगी, चिप से नए उद्योग बनेंगे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही तकनीक के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। हम दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकेंगे और चिप चेन में भारत की अहम भूमिका होगी। इससे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही नए और बेहतर उत्पाद बनाने में मदद मिलेगी। इसका रणनीतिक महत्व भी है, वो इसलिए क्योंकि चिप क्षमता से हम एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जिनके पास चिप क्षमता होगी वो वर्ल्ड लीडर की कैटेगरी में आएंगे। और क्यों ये भारत के प्रायोरिटी में है, प्राथमिकता में है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने जब लाल किले के भाषण से किया तो उस समय भी कहा कि साल के आखिर तक भारत सेमी कंडक्टर्स की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा चुका होगा। अब बात करते हैं उज्जैन महाकाल मंदिर की। वहां वीआईपी और आम भक्तों के बीच भेदभाव को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि गर्भगृह में किसे वीआईपी माना जाए यह तय करना जिले के कलेक्टर का काम है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वीआईपी की कोई तय परिभाषा नहीं होती। तो महाकाल मंदिर को लेकर ये एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर वीआईपी स्टेटस को लेकर सवाल उठे और इसे लेकर कोर्ट में एक याचिका गई, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इसका डिसीजन सीधे सीधे डीएम के हाथ में, जिले के कलेक्टर के हाथ में होना चाहिए और वो तय करें कि क्या इसकी परिभाषा हो सकती है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस याचिका में क्या मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा कि वीआईपी की कोई परिभाषा नहीं होती है। कलेक्टर जिले के जो हैं वो इजाजत देंगे कि वहां पर कौन वीआईपी हो, किसे कहां बैठने की अनुमति दी जाए। अब इससे देखिए फर्क क्या पड़ रहा है कि जो अभी की व्यवस्था है, मौजूदा व्यवस्था, उसमें कोई परिवर्तन अभी इमीडिएट नहीं होने वाला है। लेकिन आम लोगों के ये प्रश्न भी हैं कि कैसे ये तय होगा कि कहां पर बाबा के दरबार में किसे बैठकर आरती देखने की इजाजत हो, वो जगह का जो सिलेक्शन है वो किस आधार पर हो रहा है। तो वीआईपी स्टेटस को यहां पर चैलेंज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में पूरा अधिकार कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में ही रखा है और ये कहा कि ये तय करना उन्हीं का काम है। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।